वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफिया और सबक नंबर 9 ज़राअत, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम इस सबक में देहातों में ज़राअत किस तरह होती है और ज़राअत से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं, ये तमाम जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर के साथ साथ आप लोगों को जमात में कुछ बातें करने के लिए कहा गया है उस तस्वीर से मुताल्लिक। अब कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सवालात हैं, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। बगौर सुनना भी है और देखना भी है। पहला है, बताइए तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। दूसरा, मुर्गियाँ और बकरियाँ क्यों पाली जाती है। तस्वीर में कौन कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं। इन औजारों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा। तस्वीर में दिखाए हुए काम किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का बुनियादी पेशा कौन सा होगा। तस्वीर में घर किसका होगा। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्जा बाला कौन सी पैदावार का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर जितने भी सवालात पूछे गए हैं इस तस्वीर में से ही पूछे गए हैं और बोला गया है कि बताइए तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो आप बखूबी जान सकते हैं कि तस्वीर में एक किसान है जो अपने कंधे पर खेती बाड़ी के औजार लेकर जा रहा है। एक औरत बकरियों को चारा खिला रही है और घर के पास एक औरत है जो मुर्गी का जो है तो अंडा निकाल रही है। इसी तरह बैलगाड़ी का आधा पहिया आपको नज़र आ रहा है, कुदाल नज़र आ रही है। एक औरत दूध निकाल रही है ना, गाय भैंस से। और घर जो है एक किसान का नज़र आ रहा है और इस घर में किसान रहता होगा। और कौन सा पेशा इख्तियार किया गया यहाँ पर लग रहा है खेती बाड़ी ज़राअत की जाती है और मवेशी पालना भी हो दिखाई दे रहा है, यानी जानवरों को पालने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आखिरी यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी पैदावार का इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अंडा भी जो है तो खाते हैं, दूध भी पीते हैं और खेतों से जो अनाज हासिल होता है वो अनाज भी जो है तो हम हासिल करते हैं। और ये जो है तो एक देही इलाके का एक घर बताया गया है, यानी देहात में जो घर होता है ना। शहरों में तो अलग घर होते हैं, देहात में इस तरह से जो है तो कवेलू बना है। ऊपर देखो लाल कलर से कवेलू का छत है और जो हिसाब से घर दिखाई दे रहा है वो देहात का ही घर लग रहा है हमको। वहाँ एक दरख्त भी है ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है और सवालात पूछे गए हैं। अब आप लोगों को क्लास में ये सब सवालात के जवाबात एक दूसरे से पूछना है आपस में बातचीत के ज़रिए, है ना। ये बातें हैं यहाँ पर। किसान जो है वो बकरियां, गाय, भैंस और मुर्गियां वगैरह जो है तो पालता है। ये आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। इससे पीछे वाली जो तस्वीर थी उसमें भी हमने देखा। और अंडे वगैरह भी उससे हासिल होते हैं। मुर्गियां, बकरियां वगैरह बेचकर वो उससे रुपये हासिल करता है। ये तमाम जो पेशे हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। ये जितने भी पेशे हैं वो सब ज़राअत से रिलेटेड है।
اب زراعت کا جو پیشہ ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے وہ پیشہ. اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، کپڑا حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے تو چیزیں حاصل ہوتی ہے. ہماری ضرورتیں بھی بہت ساری پوری ہوتی ہے، جیسے ہمیں نباتات سے، حیوانات سے، ہے نا. نباتات یعنی پھول پودے، سبزیاں، یہ سب، درخت، یہ تمام چیزیں نباتات. حیوانات میں جانور آتے ہیں، ہے نا، جو جانور ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ پانی والے ہو یا زمین والے جانور ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے تو حاصل ہوتے ہیں. ہمیں ان سے گوشت ہے، دودھ ہے، چمڑا ہے، پھر چمڑے سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے. اب فصلوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے تو اگاتا ہے. جیسے بہت ساری چیزیں وہ پالتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس، بکریاں، بھیڑ، مرغیاں. اسی طرح شہد کی مکھیوں سے جو ہے تو وہ شہد حاصل کرتا ہے، اسے بھی پالتا ہے. ریشم کے کیڑے پالنے، ہے نا، پھولوں اور پھلوں کے باغات لگاتا ہے. مچھلی پالن ہوتا ہے، ایمو پالن وغیرہ پیشے بھی جو ہے تو اختیار کیے جاتے ہیں. یہ سب جو ہے تو زراعت میں شامل ہوتا ہے، سب زراعت میں شامل ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھول، یہاں پر سب سبزیاں، ترکاریاں رکھی ہوئی ہے. پھولوں کے باغات میں سے پھول ہے، مچھلی ہے یہاں پر. اسی طرح شہد کی مکھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. ایک عورت جو ہے تو دودھ نکال رہی ہے. کسان جو ہے تو چارہ کھلا رہا ہے گائے بھینس کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے. یعنی ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ان سے ہی پوری ہوتی ہے. ہم شہد حاصل کرتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، پھولوں کا استعمال کرتے ہیں، سبزی ترکاریاں کھاتے ہیں، دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے، گوشت حاصل کیا جاتا ہے. تو جو پیشے ہیں سب، شہد کی مکھیوں کا پالنا، ایمو پالن، مرغیاں پالنا، بھیڑ بکریاں پالنا، گائے بیل بھینس پالنا، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے تو زراعت میں ہی جو ہے تو اس کا شمار کیا جانے لگا ہے. یعنی یہ زراعت سے متعلق ہے. یہ کھیتوں میں ہی اکثر ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہی یہ کام زیادہ تر ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زراعت کے پیشے میں جو ہے وہ زیادہ تر نفری قوت استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ نفری قوت یعنی کہ آدمی کی قوت، انسانی قوت جو ہے تو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے نا. آپ لوگوں کو نظر میں آ رہا ہوگا، ایک کسان جو ہے وہ کھیت میں بیلوں کے ساتھ جو ہے تو وہ ہل چلا رہا ہے. تو یہاں پر وہ بیچارہ دن رات جو ہے تو محنت کرتا ہے، تب جا کر جو ہے تو ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے. اسی طرح دیکھو عورتیں بھی جو ہے تو یہاں پر کھیت میں کام کر رہی ہیں، پانی میں ان کے پیر ڈوبے ہوئے ہیں. بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ کھیتی کا کام کرنا. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو حیوانات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیل وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو زراعت میں آج کل نئی نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جانے لگا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، نیچے والی دونوں تصویروں میں مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کھیتوں میں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. اس کے لیے مشینوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی تمام چیزیں جو ہے تو بتائی جا رہی ہیں یہاں پر کہ زراعت میں انسانی محنت کے ساتھ ساتھ حیوانات کی محنت اور ساتھ ہی ساتھ مشینوں کا استعمال بھی جو ہے تو آج کے جدید دور میں کیا جا رہا ہے. جو ہے یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے ہم سے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو لڑکے کو اب بتانا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ جو سامنے جو کام دکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ہم کر سکتے ہیں نا. کر سکتے ہیں نا. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو پہلے جو ہے تو وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی اس طریقے سے. ان کے ہاتھ میں دیکھو سب دکھ رہا ہے اوزار، جس سے فصل وہ لوگ کاٹ رہے ہیں پہلی تصویر میں. اس کے بازو میں دیکھو پھر دھیرے دھیرے بیلوں کا سہارا لیا جانے لگا کھیتی باڑی میں. پھر دیکھو مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا. اس طرح جو ہے تو کھیتی باڑی میں یعنی زراعت میں ترقی ہوئی.
پہلے بہت زیادہ ہاتھوں سے استعمال کیا جاتا تھا، پھر جانوروں کا بھی استعمال کیا جانے لگا، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھو نیچے پہلے پانی جو ہے تو کس طرح سے ایک طرف ہی بہتا تھا، وہیں کے وہیں بورویل میں سے نکلتا تھا، تو پھر ابھی دیکھو فوارے کی شکل ہونے لگی، پھر پائپ کے ذریعے جو ہے تو پانی جانے لگا، پائپ میں سے دیکھو کیسے بوند بوند جو ہے تو ٹپک کر جو ہے تو زمین کو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر پانی ملے گا۔ تو اس طریقے سے آب پاشی کہتے ہیں اسے، یعنی پانی کو پہنچانا۔ تو پانی بھی جو ہے تو کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب تیسرے میں نیچے مرغیاں دو نظر آ رہی ہے، گھر نظر آ رہا ہے، پھر ایسے ہی گھومتی تھی مرغیاں، پھر ان کے بعد ان کا استعمال ان کا خود کا گھر بنایا گیا، دربہ جسے ہم کہتے ہیں چھوٹا سا، اس میں مرغیاں رہنے لگی۔ یعنی مرغیوں کو جو پالنے کا کام ہے، مرغی پالن، وہ پہلے اس طرح سے کیا جاتا تھا، کھلی رہتی تھی مرغیاں، پھر ان کے لیے دربہ بنایا گیا۔ اب بہت بڑے فارم بنائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ان مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے لائٹس لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر دیکھو مرغیاں جو ہے تو کس طرح سے انڈے دے رہی ہے لاسٹ والی تصویر میں، اور ان کو جو ہے تو دیکھو سب چیزیں جو ہے تو مہیا کی گئی ہے، لائٹ، پانی وغیرہ، تاکہ مرغیاں جو ہے تو جلد از جلد بڑھے اور ان سے زیادہ انڈے حاصل کیے جا سکے۔ تو اس طرح سے زراعت اور آبپاشی اور مرغی پالن، یہ تینوں کے بارے میں جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ زراعت کے زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے تو جیسے جیسے زراعت کے اندر ترقی ہوئی، اسی طرح سے پیداوار میں بھی جو ہے تو زیادہ سے زیادہ ترقی ہوئی اور پیداوار بڑھنے لگی۔ غلہ بانی، مچھلی پالن، شہد کی مکھی پالنا، پھلوں اور پھولوں کی زراعت کے ذریعے بہت ساری پیداوار جو ہے تو ہونے لگی ہے نا۔ اب پیداوار بھی جو ہے تو بڑھ گئی، پھلوں کی پیداوار ہونا شروع ہوئی، پھولوں کی پیداوار شروع ہو گئی، مرغی پالن ہوئی، شہد کی مکھیوں کو بھی جو ہے تو چھتے لگا کر جو ہے تو پالا جاتا ہے۔ اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جگہوں پر کئی چیزوں کی جو ہے تو پیداوار بھی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری جو ہے تو ضرورتیں بھی جو ہے تو پوری ہو جاتی ہے۔ اب زراعت سے منسلک بہت سارے پیشے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، جیسے مرغی پالن، شہد کی مکھی پالنا اور بھیڑ بکریاں پالنا۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی یہ تمام پیشے بھی جو ہے تو زراعت سے منسلک ہے۔ اب ہم انہیں نمبر سے ایک کے بعد ایک جو ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور زراعت سے متعلق یعنی منسلک جو پیشے ہیں ان کی بھی معلومات جو ہے تو ہمیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے غلہ بانی کے بارے میں، کہ غلہ بانی جو ہے تو کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو آپ لوگوں کو لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف اقسام کے جانوروں کو پال کر ان سے مختلف قسم کی پیداوار حاصل کرنے، اپنے مختلف کاموں کے لیے انہیں استعمال کرنا اور اس سے اپنی گزر بسر کرنا غلہ بانی کے پیشے کا خاص مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا غلہ بانی کرنا یعنی مختلف جانوروں کو پالنا، ہے نا۔ یہ غلہ بانی کا مطلب ہے سیدھا سا۔ غلہ بانی یعنی جانوروں کو پالنا، جانوروں کو جمع کرنا، ان کو رکھنا۔ اب کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہماری ضرورتوں کو پورا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ان سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے مختلف چیزیں پیدا کرواتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی سے شہد، گائے سے بھینس سے جو ہے تو دودھ، اور گوشت بھیڑ بکریوں سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح مرغیوں سے انڈے اور گوشت۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے، اور غلہ بانی کا مقصد سمجھایا گیا ہے کہ غلہ بانی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مویشی پالنا۔ بات وہی ہوئی، یعنی جانوروں کو پالنا، جیسے گائے، بیل، بھینس وغیرہ جانوروں کو زراعت کے لیے پالا جاتا ہے،
यानी खेती बाड़ी के लिए जो है तो पाला जाता है। इसमें दूध देने वाले जानवर आप लोग देख सकते हैं, एक औरत जो है तो दूध हासिल कर रही है गाय से, और काम करने वाले जानवर अलग अलग होते हैं। खेतों में जो है तो जानवरों को लेकर जाया जाता है। जानवरों का पालना भी एक पेशा है, एक काम है। मवेशी पालन मिली जुली काश्तकारी गैर मुनकसिम हिस्सा हो गया है। ये मिली जुली काश्तकारी जो है तो कहलाती है। इसकी नवीयत जदीद तिजारत जैसी हो गई है, यानी जदीद कामों में जो है तो अब इसको भी शुमार किया जाने लगा है। भारत में हालिया ज़माने में इस पेशे की नवीयत में नुमायां तब्दीली आई है, बहुत सारी इसमें तब्दीलियां लाई गई है। पहले ये छोटे पैमाने पर होता था, अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। और तिजारती सतह पर मवेशी पालन का खास पेशा खास तौर पर दूध और गोश्त हासिल करने के लिए किया जाता है। यानी मवेशियों को पाला जो है तो इसलिए जाता है कि उनसे दूध और गोश्त हासिल किया जा सके ज़्यादा बड़े पैमाने पर। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी बकरियां हैं जो तुम्हें देख रही हैं और भेड़ भी नज़र आ रही है, वो जो है तो एक चारा खा रही है और एक तुम्हें देख रही है। तो और कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। तो भेड़ पालन और बकरियां पालन जो है तो हमें यहाँ पर देखना है कि भेड़ पालन और बकरियां पालन ये भी एक रिवायती पेशा है, यानी कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। शुरू में और गांव में भी आज आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर ये सब चीज़ें पाली जाती है ना। गांव में बकरियां होती है, भेड़ें वगैरह होती है जिन्हें हम पालते हैं। और पहाड़ी इलाकों में, जैसा कि देखो आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहा है पीछे, ऐसे इलाकों में बंजर ज़मीनों पर भी और खुश्क आब हवा के इलाकों में भी जो है तो ये पेशा किया जाता है। जहाँ पर पानी कम है वहाँ भी जो है तो बकरियां बेचारी छोटी छोटी घास खाकर और वहाँ पर रहती है बकरियां उधर भी। इसी तरह शहरी बस्तियों से दूर देही और पहाड़ी इलाकों में मौजूद कांटेदार झाड़ियाँ, घास फूस और बबूल की झाड़ियों पर बकरियों और भेड़ों की परवरिश की जाती है ना। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, बबूल के दरख्त होते हैं, घास फूस होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें भी जो है तो खाकर बकरियाँ जो है तो उनकी परवरिश होती है, वो बढ़ते चले जाते हैं। भारत में ये पेशा खास तौर पर गोश्त हासिल करने के मकसद से किया जाता है। भेड़ों की परवरिश गोश्त के अलावा ऊन हासिल करने के लिए भी की जाती है। जो भेड़ों से जो है तो ऊन हासिल किया जाता है, फिर उनसे स्वेटर और मुख्तलिफ चीज़ें जो है तो बनाई जाती है, फिर हम उन्हें सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। और इनसे गोश्त भी हासिल किया जाता है ना। हम लोग को पता है बकरी बकरों का जो है तो गोश्त हमें मिलता है, हम लाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और बकरियाँ और भेड़ पालन बड़े पैमाने पर भी जो है तो होता है। इनको कहाँ पर यह इनकी परवरिश होती है वो सब बताया गया है। ये क्या खाते हैं ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। के बाद अब हम देखेंगे मुर्गी पालन। कि मुर्गी पालन जो है तो यानी क्या। मुर्गी पालन ये भी जो है तो ज़राअत के पेशे में मुर्गियाँ और इसके जमात के दूसरे परिंदों को पालने का चलन कम व बेश दुनिया भर में जो है तो दिखाई देता है। हर तरफ जो है तो ये आप लोगों को नज़र आएगा। मुर्गियों को पालना, उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं, गोश्त हासिल किया जाता है। पहले पहले देखो घर के पिछवाड़े में यानी घर के पीछे वाले हिस्से में आप लोगों को मुर्गी पालन जो है तो किया जाता था, मुर्गियों को पाला जाता था। आज भी जो है तो गाँव में, शहरों में भी जो है तो मुर्गियों के लिए इंतज़ाम किया जाता है। छोटा सा दरबा बना दिया जाता है, उसके अंदर जो है तो मुर्गियाँ रखी जाती है, 4, 6, 8, 10 जो भी है, और उनसे अंडे वगैरह हासिल किए जाते हैं। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो हम उन्हें जो है तो उनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये कदीम पेशा है, इन्हें बहुत पुराने दौर से ये काम चलता आ रहा है। अब इसी तरह इसके लिए अब साइंटिफिक तरीके भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक आदमी जो है तो इनको कुछ उनकी खिदमत कर रहा है, कुछ डाल रहा है, शायद दाने वगैरह उन्हें दे रहा होगा।
भारत में ये पेशाब शहरों के अतराफ में बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखो ये बड़े पैमाने पर बीच वाली तस्वीर में, नीचे वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा है, कितनी सारी मुर्गियां दिखाई दे रही है, उनके ऊपर सब लाइट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बड़े पैमाने पर इन लोगों को जो है तो पालना शुरू किया गया है। रोज़ाना जो है तो कई ट्रकें भरकर कई गाड़ियों में मुर्गियों को लाया जाता है शहरों की तरफ, है ना, और उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे गोश्त हासिल किया जाता है। और पहले जो है तो घर के बाहर रहता था, आज जो है तो शहरों में भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। और कुछ इलाकों में खरगोश, आप लोग देख सकते हैं खरगोश को, इनको भी जो है तो पालने का काम किया जाता है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बड़े पैमाने पर ये तमाम चीज़ें होने लगी है। ईमू को पालना, खिंजीर को पालने का पेशा भी जो है तो किया जाता है। इन्हें बहुत सारे जानवरों का जो है तो पालने का काम किया जाता है। शहद की मक्खी का पालन किस तरह से, देखो शहद की मक्खी उड़कर आपके पास आएगी, ये देखो आई दोनों शहद की मक्खियाँ। तो शहद की मक्खियों को भी जो है तो पाला जाता है, उनके लिए छत्ते दिखाई दे रहा होगा, देखो छत्ता लगा हुआ है एक शहद का लेफ्ट साइड बाएं तरफ, वहाँ पर उसके ऊपर फूलों से रस चूस चूस कर लाती है मक्खियाँ और उसमें जमा करती है। देखो जमा करने का अमल भी जो है तो बताया जा रहा है, किस तरह से अलग अलग खानों में शहद जो है तो जमा किया जा रहा है, फूलों का रस जमा किया जा रहा है यहाँ पर, और फिर वो जब जमा हो जाता है फिर उनसे शहद हासिल किया जाता है ना। और शहद की मक्खियाँ शहद जमा करने के लिए इन दरख्तों पर जाती है जहाँ पर फूल आते हैं, मंडलाती है, घूमती है और फूलों से रस चूसती है। शहद की मक्खियों के इस अमल से ज़िरगी का अमल भी होता है, जिसकी वजह से दरख्तों के फूलों की पैदावार में इजाफा होता है। यानी मक्खियाँ जब फूलों पर जाती है, दरख्तों पर जाती है, तो उसकी वजह से फूलों के अंदर, दरख्तों के अंदर और ज़्यादा फूल उगते हैं। शहद की मक्खियों के पालने का पेशा ज़राअत के नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत रखता है ना। यानी किसान अब अपने खेत में ये काम भी कर सकता है और वो करता भी है। बहुत सारी चीज़ें किसान करता है खेत में, तो ये सब ज़राअत से मुंसलिक है। शहद सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उसको अस्ल होना उसका बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम अस्ल शहद खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो ये थी बातें शहद की मक्खियों के पालने के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत मछलियों के बारे में, कि मछलियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, आप लोगों को वो तैर रही हैं पानी में, है ना। मछलियों की अफजाइश के लिए खेतों में मसनूई तालाब बनाए जाते हैं, यानी ऐसे तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पर मछलियों को रखा जाए, उसमें डाला जाए, और इन तालाबों में मछलियों के अंडे डाले जाते हैं। ये अंडे ऐसी मछलियों के होते हैं जो मीठे पानी में अफजाइश पाती है, यानी मीठे पानी में वो बढ़ती हैं। मछलियों के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए मछलियों की परवरिश साइंटिफिक तर्ज पर की जाती है, यानी नए तर्ज पर की जाती है। खुले समुंदर में माहीगिरी में कई खतरात होते हैं ना, जैसे हम लोगों ने जाल फेंका, जाल के साथ और कोई दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती है, उसकी वजह से भी मसले होते हैं। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर अगर हम खेत में ही कोई तालाब बना दिए मछलियों के लिए बड़ा, उसमें अंडे डाल दिए, मछलियाँ निकलेगी, फिर मछलियों से हम लोग उनको बेच सकते हैं बाज़ार में। और मछलियों की अलग से पैदावार की जा सकती है। हम एक टाइप की मछलियाँ भी है तो वहाँ पर उनकी पैदावार कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। बाम मछली अलग है, रावस मछली अलग है, झींगा मछली है, रोहू मछली है, तो अलग अलग मछलियाँ आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पर।
تو اسی طرح ہم الگ الگ مچھلیوں کی جو ہے تو پیداوار مصنوعی تالاب میں یعنی انسان کے بنائے ہوئے تالاب میں کھیتوں میں بھی جو ہے تو کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جو ہے تو یہاں پر ان کے پیشے کو زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے، مچھلیوں کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ کرنا ہے یہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر تصاویر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور لکھا ہوا ہے ریشم کے کیڑوں کی افزائش، یعنی ریشم کے کیڑوں کو ان سے کچھ پیداوار حاصل کرنا، ان کو بڑھانا۔ تو یہاں پر آپ لوگ ریشم کے کیڑے اور ان کے انڈے بھی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ریشم کے کیڑوں کے کھول سے ریشم کا دھاگا حاصل ہوتا ہے، ان کا جو کھول ہے اوپر کا، اس سے جو ہے تو ریشم کا دھاگا ملتا ہے۔ دیکھ لو آپ تصویر میں ریشم کے دھاگے کے جو ہے تو 4 دھاگے نظر آ رہے ہیں، بنڈل یہاں پر۔ پھر ان دھاگوں سے ملائم کپڑا بنایا جاتا ہے، آپ لوگ کپڑا بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ والی تصویر میں نیچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہتر پیشہ ہے۔ ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ شہتوت کے درختوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ شہتوت جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لال اور کالے رنگ کا، یہ شہتوت ہے۔ یہاں پر ریشم کا کیڑا بھی آپ لوگوں کو سفید کلر سے دیکھو نظر آ رہا ہے، تو یہ شہتوت کے درخت وہاں پر زیادہ ملتا ہے کیڑا، اور اگر وہ شہتوت کے درخت پر رہتا ہے تو کم از کم 15 سال تک وہ زندہ رہتا ہے، ایسا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے یہاں پر جو کام دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس میں بہت احتیاط سے یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ ان سے کھول سے دھاگے ملتے ہیں، پھر دھاگوں کو الگ جگہ بیچا جائے گا، پھر وہاں سے کپڑے کی جگہ کپڑا بنے گا وہاں۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ریشم کے کیڑوں کی افزائش، اس کو جو ہے تو پیلا پروری بھی جو ہے تو کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے پود کھانے کے بارے میں، ہے نا۔ یعنی جہاں پر بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اسے ہم پود کھانا کہیں گے، ہے نا۔ نرسری بھی جو ہے تو اسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے پودے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک خاتون ان پودوں کو جو ہے تو پانی وغیرہ دے رہی ہے، اور تیسری تصویر میں بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے گئے ہیں، ان کی نگرانی کے لیے جو ہے تو یہاں پر ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر مختلف خوشبودار نباتات اور ایسے درختوں کو لگایا جاتا ہے جو کاشتکاری کے علاقے میں بھی ہو اور وہاں پر کاشتکاری میں اضافہ بھی ہو۔ اس قسم کی پیداواروں کے لیے اعلیٰ درجوں کی پودوں، کلموں، کندوں اور بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں دیں گے، اچھے بیج ڈالیں گے تو اسی قسم کے پودے پیدا ہوں گے، اور اسی قسم کی کلمیں اگر ہم لگائیں گے تو اچھے پودے، جن پودوں کی کلمیں لگائیں گے ویسے ہی پودے جو ہے تو ہمیں ملیں گے۔ انہی کی وجہ سے پود کھانا کا پیشہ وجود میں آیا ہے۔ اس پیشے سے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو گملوں میں جو پودے لگاتے ہیں، اچھے اچھے پھول اس میں لگے رہتے ہیں، تو کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ جب بیچنے والے سے لیتے ہیں ہم لوگ تو بہت مہنگے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا۔ تو اس سے آمدنی بھی جو ہے تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر کئی قسم کے، کئی اقسام کے پودے جو ہے تو ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیشہ ہے وہ بھی بہت ہی کامیاب ہے اور زراعت سے منسلک ہے۔ یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں سبز کھانے کی زراعت، یعنی کیا آپ سبز کھانے کی زراعت کے بارے میں جانتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر بڑے پیمانے پر ایک ہی قسم کی جو ہے تو زراعت کی جاتی ہے، لیکن فرق ہے، یہ کھلے میں نہیں ہوتا۔ جو سبز کھانے کی زراعت ہوتی ہے یہ کھلے میں یعنی کھلی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے مختلف پائپ کے ذریعے ایک
शेड बनाया जाता है, उस शेड के अंदर ये काम किया जाता है। आगे हम देखेंगे क्या क्या इसमें रहता है। और प्लास्टिक की चादर भी जो है तो इसके ऊपर रहती है ना, इस शेड के ऊपर। तो हम देखेंगे पहले तो कम रकबे में जो है तो ये सब्ज खाना होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मिट्टी, आब हवा, गर्मी, रुतूबत, नमी वगैरह कुदरती अवामिल पर मुकम्मल काबू रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा माशी फ़ायदा उठाने के लिए नकदी फसलें तैयार की जाती हैं, जिनमें कम टाइम लगता है और पैसा ज़्यादा हासिल होता है। ऐसी फसलें जो है तो सब्ज़ खाने में तैयार की जाती है ना। सब्ज़ खाने की ज़राअत दौर हाजिर का नहायत ही ख़ास तर्ज का पेशा है। ज़राअत का ये पेशा ख़ास है, और इसमें लोहे की पाइप बड़े बड़े लगे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में। लोहे के पाइप है, और उसके ऊपर चादर का इस्तेमाल किया गया है प्लास्टिक की। पानी, रोशनी और दर्जे हरारत पर काबू पाने के लिए बंद माहौल के ज़रिए फसलों को बीमारियों से बचाना इस किस्म की ज़राअत का ख़ास मकसद है। आप लोग देख सकते हैं कि इस किस्म की जो ज़राअत का मकसद है वो पौधों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाना भी है, और एक ख़ास आब हवा में, एक ख़ास टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में उनको जो है तो उनकी देखरेख की जाती है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी फूलों की पैदावार जो है तो इसमें ज़्यादातर की जाती है। ये देखेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोसन और जरबीरा की जो है तो पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इस पैदावार में, ये भी बताया गया है। और इस पाइप दिख रहे हैं आप लोगों को, पाइप है, शेड है ऊपर प्लास्टिक का। तो एक ख़ास इनको मौसम और एक माहौल दिया जाता है जिसमें इन फूलों की पैदावार हो। ये बहुत महंगे मिलते हैं। हम लोग जो है तो जब लाने जाते हैं किसी को गुलदस्ता देने का, जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में दिए जाते हैं, तो ये फूल बड़े महंगे मिलते हैं हम लोगों को। तो इनकी पैदावार भी जो है तो इसीलिए की जाती है ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है तो हासिल किया जा सके। इसे नकदी फसलें कहते हैं, यानी कम वक्त में फ़ौरन इनसे पैसा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सबक काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ा है ये सबक, इसलिए हम इसे मुकम्मल नहीं कर सकते हैं, हमें इसे अधूरा ही रखना पड़ेगा। इस वीडियो को हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए जो है तो इस वीडियो को लिंक जो बनेगी आप लोग उसे देखना, इस पूरे सबक को समझना, और जितना भी यहाँ पर बताया गया है ज़राअत और ज़राअत से मुताल्लिक़ पेशों से, वो तमाम चीज़ों को आप अपने उस्ताद की मदद से समझ सकते हैं। आने वाला वीडियो तो हम नया बनाएंगे ही, साथ ही साथ इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगी नीचे, उस लिंक के अंदर उसकी लिंक जो है तो आपको दी जाएगी उसमें, उस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम ये सबक अपना ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में, आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।